हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। आज के डॉट क्लास में कुछ खास है। कुछ खास इसलिए है क्योंकि आज का डॉट क्लास सिर्फ आज का है, मतलब इस साल का आखिरी डॉट क्लास होने वाला है। आज आखिरी दिन है साल का, 31 दिसंबर। तो आपको सबको पता है कि डॉट क्लास इस साल का आखिरी क्लास। और इस क्लास में कुछ खास ये भी है कि इस क्लास में आपको ज्योमेट्री के 13 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ज्योमेट्री के 13 क्वेश्चन, एक टाइम एंड वर्क के और एक आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आएगा, फिर ज्योमेट्री का आएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस के। प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है लास्ट पॉइंट पे मेरे पास आया है, अभी जस्ट मतलब आया ही है और उसे बोला गया इंक्लूड करने के लिए, तो वो इंक्लूड करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्लास के लिए, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज आपसे, थोड़े से कम बात करेंगे, सवाल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए क्या कर रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। कह रहा है ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। कह रहा है दोनों मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी क्या करता है? काम छोड़कर चला जाता है। और इस प्रकार काम पूरा होने में 2 दिन अधिक समय लगता है, मतलब 2 दिन और समय लग जाता है काम पूरा होने में। और यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा? ए, क्योंकि बी तो चला गया है। आपसे पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसका 2 तरीका है निकालने का, जो सिंपल तरीका दोनों है। लेकिन आपको पहले मैं बताऊंगा नॉर्मल जिस तरीके से आप बात पकड़ लेंगे, और दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर जब बात पकड़ ली है तो फिर अच्छे से पकड़िए। क्योंकि मेरा कोशिश होता है कि भाई आपसे क्वेश्चन बने और मजा से बने, मतलब कम समय में। अब देखिए क्या करना है आपको। आप मुझे बताइए आपको निकालना किसके बारे में है? तो कहेंगे सिर्फ बी के बारे में निकालना है। बी के बारे में निकालना, और बी अकेले कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या करना होगा? हमें ए अकेले दिख रहा है तो हम ए का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले आप एकदम जैसे ही टाइम एंड वर्क का फर्स्ट चीज आप टाइम एंड वर्क में जाने होंगे तो ये जाने होंगे कि कोई भी अगर 3 दिन में काम पूरा करता है तो 1 दिन में 1/3 काम करता है। ये आप जानते हैं, और इसी को इफिशिएंसी बोलते हैं कि नहीं? इसी को इफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को स्पीड बोलते हैं, इसी को दर बोलते हैं, इसी को रेट बोलते हैं, इसी को चाल बोलते हैं। क्या चीज का चाल? काम का चाल है। सब कुछ काम के बारे में बात हो रही है। तो कोई भी अगर मतलब a + b किसी काम को 3 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में वो 1/3 काम करेगा। और 2 दिन तक इन लोग साथ काम किया था तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/3। तो नेक्स्ट टाइम से आपको 1/3 गुना 2 नहीं करना, आपको डायरेक्टली पकड़ लेना है कि 2 दिन काम किया, दोनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर रहा था, 2 दिन में 2/3 काम खत्म कर दिया होगा। इसका मतलब यहां से जो यहां तक काम हुआ होगा, जो बचा हुआ काम होगा वही किया होगा। यहाँ पूरा काम कितना होता है? 1, तो 1 में कितना बच गया? तो आप माइनस कर लेंगे। ये माइनस आपको दिमाग में करना, डायरेक्टली आप बोलेंगे 1/3 काम बचा हुआ था जो ए किया है 2 दिन में। फिर से सुनिएगा, 1/3 काम एक जो किया है 2 दिन में किया है। तो आप बताइए अगर एक काम इसको करने के लिए ए को बोला जाएगा तो कितना दिन लगा देगा? तो कहेंगे सर 6 दिन। क्लियर है? ए का जवाब मिल गया आपको। अब बताइए कि दोनों मिलके ए + बी कर रहा है 3 दिन में, ए कर रहा है 6 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा? अब सवाल ये आपके पास आ गया। ये तो आप बना लेंगे। कैसे बनाते हैं? देखिए बेसिक फॉर्मूला, चूंकि जिनका सवाल है उनके बाद से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा। मुझे सबको ध्यान रखना होता है, खासकर जिनका क्वेश्चन होता है उनका डिमांड का हमेशा ख्याल रखना होता है मुझे। तो ये जो चीज़ें हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इफिशियंसी को मैंने माइनस किया, दोनों की इफिशियंसी माइनस ए की इफिशियंसी बराबर बी की इफिशियंसी। इफिशियंसी जुटता है और घटता भी है, ध्यान रखना इस बात का। तो ए + बी कितने दिन का है दिया हुआ? 3 दिन। एक कितने का है? 6 दिन। और ये कितना हो गया? 1/b। अब देखिए इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको चीज़ दिखा रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 × 6। 6 एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम मैं जो सोल्व करता हूँ फ्रैक्शन उसमें सीधा गुना कर देता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें निकल कर आती है, यही आएगी ना आपको। ये अगर आप सीख गए हैं तो आप बताइए कि बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो कहेंगे सर इसको इधर ले जाएंगे और इससे भागा कर देंगे, मतलब 3 × 6/6 - 3। कभी भी जब 2 लोगों का दिया हुआ हो उसमें से किसी एक का दिया हो, 2 लोगों का भी दिया हो और किसी एक का भी दिया हो, और जो दूसरा बचा है उसका निकालना हो तो दोनों को गुना करके माइनस करते हैं। तो ये आपको क्या दे देगा? यहां से आप जब निकालेंगे तो 6 दिन आ जाएगा इसका आंसर। सॉल्यूशन बड़ा मत देखिएगा कि सर सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो गया है। आपको मैंने बताया है 2 तरीका, एक दूसरा तरीका लेकर आ रहा हूं। कैलकुलेशन इसमें आप चुरा सकते हैं, जितना चुरा सकते हैं कैलकुलेशन चुराइए। कैलकुलेशन कैसे चुराएंगे वो आपको देखिए दिखाता हूं। आप सीधा बोलिए कि 2 दिन काम किया है, 3 दिन का काम था, मतलब 1 दिन का काम बचा हुआ, 1/3 काम बचा हुआ, 1/3 काम ये किया है 2 दिन में, तो एक काम करेगा 6 दिन में। डायरेक्टली निकल गया, यहां तक करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। कहां तक किए थे? यहां तक। तो ये अगर 6 दिन में किया है, दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहा है, तो कहां लिखेंगे? 3 × 6/6 - 3। तो कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन ये 2 स्टेप हो गया। पहले आपने ए का निकाला, फिर आपने बी का निकाला। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि 2 स्टेप कीजिए, मैं बता रहा हूं कि जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आप एक स्टेप में भी सवाल को बना सकते हैं। आपको बी निकालने बोला है ना। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 दिन का काम हुआ था, हम बोलते हैं भाई बी को कि भाई तुम आ जाओ फिर से
तुमको जाना नहीं है, तुम वापस आओ फिर से। हम बी को वापस पकड़ कर बुला लिए। क्यों पकड़ कर बी को हम बुला रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास ए का अलग नहीं दिया हुआ, बी का अलग नहीं दिया हुआ, हमें जब भी दिया हुआ साथ में दिया हुआ 3 दिन। अब यहां भी साथ है, यहां भी साथ है, लेकिन एक बात बताइए, जब ये दोनों 2 दिन काम किया, ये अकेले 2 दिन काम किया, तो काम तो खत्म हो गया था। इसका मतलब अगर बी को जबरदस्ती हम 2 दिन काम कराएंगे यहां ए के साथ, तो काम कुछ ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा। और हमें पता चल जाएगा ज्यादा काम कैसे हुआ है, क्योंकि हमने बी को जबरदस्ती काम कराया। अगर बी को ज्यादा काम करवाया है, बी को जबरदस्ती पकड़ के काम करवाया है, तो जो काम ज्यादा हुआ होगा वो बी के द्वारा ही किया हुआ होगा, क्योंकि हमने इसको नहीं बदला, इसको नहीं बदला, सिर्फ बी को बढ़ा दिया 2 दिन के लिए। मतलब जो भी काम ज्यादा होगा वो बी के द्वारा 2 दिन में किया हुआ काम ज्यादा होगा कि नहीं। हमें सिर्फ ये पता कर लेना वो काम कितना ज्यादा है, तो पता चल जाएगा बी 2 दिन में कितना काम किया है, तो ये काम कितना दिन में करेगा पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब बताइए मुझे कि a प्लस बी यहां 2 दिन काम हुआ, यहां a प्लस बी किया 2 दिन काम, टोटल 4 दिन काम कर लिया है, जबकि 3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता। अभी बताया ना, जितना दिन काम हुआ है उतना बटा जितना दिन में काम कर सकता है, यही बताएगा कितना काम हुआ है। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको, 1.1/3 काम हो गया। एक काम तो ठीक है, एक ही काम करना था, 1/3 काम जो ज्यादा हुआ क्यों हुआ है, क्योंकि 1/3 काम बी के आने से हुआ, तो 1/3 काम मतलब बी ने किया था, यही ज्यादा काम था। और कितने दिन में किया था, 2 दिन तक हम काम करवाए थे, एक के साथ काम करवाए थे 2 दिन तक। मतलब अगर एक काम को करना होगा बी को, तो कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा। अब बताइए इस सवाल के लिए पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं पेन चलाने की जरूरत है। अब डायरेक्टली यहां से लेकर आएंगे। देखिए 4 दिन है, यहां 3 दिन है, 1 दिन का काम ज्यादा हुआ, 1/3 काम ज्यादा हुआ बी द्वारा 2 दिन में, 1/3 काम 2 दिन में, तो एक काम 6 दिन में, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, यहां से ज्योमेट्री का सवाल स्टार्ट हो रहा है। ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल हैं, तो चलिए सेकेंड नंबर सवाल पे आ रहे हैं। जिनका भी सवाल है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सवाल को समझने के बाद हमें जरूर बताइए। हमें पूछना पड़ता, बार बार बोलता हूं, ऐसा ना कीजिए कि मैं सवाल बना दूं, चुपचाप सोल्व कर दूं और फिर चला जाऊं, फिर आप कहेंगे सर समझाते नहीं आप। देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे बताइए, क्योंकि 2 बार में समझ में आ जानी चाहिए। आप कितना भी कमजोर आपका मैथ है, तो फिर भी 2 बार में समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब आप मुझे बोलते हैं तो मैं उसी के अनुसार चलता हूं। यहां कह रहा है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, पी इज ए पॉइंट ऑन द प्रोड्यूस्ड बी ए। कह रहा है 2 सर्कल ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ये दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया ए बी पे, ये कहाँ है, ए है, ये कहाँ है, बी है। फिर बोल रहा है कि P इज ए पॉइंट ऑन प्रोड्यूस्ड बी ए, बी ए को बढ़ाया गया, बी ए बढ़ाने का मतलब बी से ए की तरफ बात कर रहा है, बी ए को बढ़ाया गया, P कहीं पे पॉइंट है। बोल रहा है कि पी क्यू और पी टी टेंजेंट है, पी क्यू इस पे टेंजेंट हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है, और पी टी ले लीजिए, इधर ले लीजिए आप, यहाँ पे टी है। आपको बोल रहा है पी क्यू और पी टी टेंजेंट है, तो रिलेशन बिटवीन पी टी एंड पी क्यू, रिलेशन बिटवीन पी टी एंड पी क्यू, पी टी और पी क्यू का रिलेशन पूछ रहा है। देखिए डिस्टर्बेंस आपको थोड़ी सी आएगी, बगल में गाने वाने भी सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि क्या है गाड़ियाँ गुजरती है, गाड़ियों पे गाने बजते रहते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए थोड़े से। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल जो बना चुके हैं, अच्छी बात है, जो नहीं बना है जिनसे, एक बात समझिए आप मुझे, आपको मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी किसी भी बाहरी पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी बाहरी पॉइंट से इस तरीके से 2 लाइन ड्रा करते हैं, या फिर कहिए 2 कोड को जब बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं जहाँ मिलता है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए P पॉइंट पे मिला है, अगर ये A है और ये B है, ये C है, ये D है, तो PA गुना PB बराबर PC गुना PD, ये होता है। एक बात और देखिए, अगर आप कहेंगे सर ये दोनों एक टेंजेंट बन जाए तो भी यही आपको रख करना है। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये प्रसिद्ध थ्योरम है जिसको आपको याद रखा होगा, इसमें T रखते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, PA गुना PB, पहले छोटा लेना है फिर पूरा लेना है, PA गुना PB बराबर, यहाँ तो एक ही बात है, तो दोनों पॉइंट हमारा A भी यही है, B भी यही है, इसके अनुसार C भी यही है, D भी यही है, तो PT गुना PT मतलब PA गुना PB बराबर PT स्क्वायर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अब बताइए, मैं यहां से यहां तक को अगर थोड़ी देर के लिए x बोल दूं और ये पूरे को थोड़ी देर के लिए y बोल दूं, तो PA गुना PB मतलब x गुना y क्या हो जाएगा, x गुना y PT स्क्वायर होगा, तो PT की वैल्यू क्या हो जाएगा, √xy। या फिर ऐसे ही समझना चाहते हैं डायरेक्ट, तो समझ लीजिए PA जो x है, PB जो y है, तो x गुना y जो होगा वो PT स्क्वायर होगा। और यही इधर से बात करेंगे इस सर्कल के लिए, तो जो x गुना y है वो PQ स्क्वायर होगा, मतलब x गुना y ही आपका आ रहा है क्या, PT स्क्वायर, और यही आ रहा है PQ स्क्वायर। आप बताइए अगर PT स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर है तो PT बराबर PQ नहीं हो गया? आप देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्लियर? चलिए समझ में आया है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल जो आपके पास है, देखिए
कैलकुलेशन जो है उसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया कीजिएगा कभी भी कैलकुलेशन आता है तो, क्योंकि मेरे पास क्या होता है मुझे मुड़ कर क्वेश्चन देखना पड़ता है और सामने यहाँ पे आपसे बात करनी पड़ती है, तो कभी कभार हो जाता नंबर इधर उधर। करा द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 एंड 8। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक ही सेंटर वाले 2 सर्कल हैं। रेडियाई दोनों का कितना दिया हुआ है, एक का 13 है, एक का 8 है। मैंने ये 13 ले लिया और ये 8 है, ये यहाँ से यहाँ 8 हो गया और यहाँ से यहाँ 13 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 13 हो गया और ये 8 हो गया। फिर बोल रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड BD इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। AB जो है डायमीटर है बिगर का, मतलब ये A है और ये B है, और BD बोल रहा है टेंजेंट है। BD टेंजेंट है जो स्मॉलर का, तो BD टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे D है, BD टेंजेंट है और इसको बोल रहा है कि बिगर सर्कल को E पे काट रहा है, बिगर सर्कल को E पे काट रहा है और बोल रहा है AE को ज्वाइन कर दिया गया। चलिए कर लीजिए ज्वाइन। AD ज्वाइन करने बोला है, सॉरी AD ज्वाइन करने बोला है, ये नहीं AD ज्वाइन करने बोला है, इसको ज्वाइन करना है। AD आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ AD क्या होगा, AD का लेंथ पूछ रहा है। आप देखिए सवाल में क्या कर रहा है, AD का लेंथ पूछ रहा है। बड़े सर्कल का रेडियस 13, छोटे सर्कल का रेडियस 8 दिया हुआ है। सवाल कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्या करना है आपको, देखिएगा मेरे साथ, ये आपका पॉइंट टेंजेंट का पॉइंट है, मतलब अगर सेंटर से हम मिला रहे हैं इसको, ध्यान दीजिए, अगर सेंटर से हम इसको मिला रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा और ये आपका रेडियस हो गया रेडियस, ये भी। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये कितना है, तो कहेंगे सर 13। ध्यान दीजिए ये 13 है, ये 8 है ना, ये 13 है, ये 8 है। आप मुझे बताइए इस एंगल में और इस एंगल में एक रिलेशन है, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमें ये पता है यहां से यहां तक 13 है रेडियस से बड़े वाले का और ये 8 है, हमें सिर्फ ये निकालना है। तो कोसाइन फार्मूला लगा दें। कोसाइन फार्मूला A, अगर इसका O नाम दिया हूं तो AOD में कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो cos 180 माइनस थीटा जो होगा, देखिएगा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, जो एंगल जिसके साथ बना रहता है दोनों का स्क्वायर का प्लस करते हैं, अब माइनस जो निकालना है उसका स्क्वायर या फिर सामने वाले का स्क्वायर बटा 2 गुने 13 गुने 8। आप कहेंगे सर cos 180 माइनस थीटा तो माइनस थीटा होता है, तो चलिए माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये माइनस cos थीटा का आप यहां से निकाल लीजिए वैल्यू, देखिए ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos कितना हो जाएगा 8/13, तो यहां लिख दीजिए माइनस 8/13 और ये कितना निकल कर आ गया, 13 स्क्वायर कितना जाता है 169 अब प्लस 64 माइनस x स्क्वायर और पूरे का बटा 2 गुने 13 गुने 8। इसको सोल्व कर लीजिए, निकल कर आ जाएगा आपको कितना हो गया 8 8 64 128, ये इधर जाएगा जुट जाएगा, x स्क्वायर इधर, मतलब x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 169 128। कैलकुलेशन के लिए मत पूछेगा सर ये कैसे हुआ, कैलकुलेशन देखिए 8 गुने 2 गुने 8 किया तो 128 आया, जो कि माइनस में उधर ले गया मैं, प्लस में हो गया, तो ये भी प्लस 128 भी प्लस, और एक्स स्क्वायर जो माइनस में उसको इधर ले आया। सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 8 4 12 9 21 1 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपके ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे A1 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा या 9 आएगा, तो ऑप्शन देख के आप टिक मार सकते हैं, वो 19 ही इसका आंसर होगा। और आप जोड़ लीजिए, नहीं तो पूरा जोड़ना है तो 8 4 12 9 21 2 बचा, 6 6 12 2 14 2 16 और ये 361, एक्स स्क्वायर 361 है तो एक्स कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए 19 सेंटीमीटर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। कुछ लगता है क्वेश्चन वगैरह कुछ आ रहा है। चलिए एक बात यह है कि कह रहा है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल एंड ए सेमी सर्कल विथ SR एज ए डायमीटर इज ड्रॉन, ए सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, इफ QR इज द 7 देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। PQRS बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, और इसमें इस तरीके से क्या किया गया है, एक सर्कल बना हुआ है सेमी सर्कल, इसके बारे में बोल रहा है 7, और यहां एक सर्कल और इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ऐसे बड़ा अच्छा सा सर्कल है। आपको इसका रेडियस पूछ रहा है, मैंने बोला इसका रेडियस R है। एक बात बताइए, ये सेमी सर्कल है तो इसका ये सेंटर रहा होगा कहीं पे, और सेंटर से ये दूरी या ये दूरी रेडियस कहलाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर इसको आप मिलाना चाहते हैं तो कि रेडियस कहलाएगा, और यही रेडियस तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है 7, मतलब आपका इसका रेडियस 7, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
कभी भी इस टाइप का डायग्राम आए, पार्टिकुलर जो पैटर्न पढ़ते हैं आप, जो मैंने भी पढ़ाया है उस पैटर्न से थोड़ा सा हटके, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सेंटर को ज्वाइन करना है। किसी भी हाल में आपको दोनों सेंटर को ज्वाइन करना है। दो सर्कल जब भी टच करेगा तो जो जिस पॉइंट पे टच करेगा वहीं से ये दोनों सेंटर का ज्वाइनिंग लाइन गुजरेगा, हमेशा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजरेगा। तो ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्ण दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, आपको उसको पकड़ लेना है कहां पे बन रहा है। आप मुझे बताइए, ये लाइन अगर टेंजेंट का लाइन है इसका, क्योंकि टच कर रहा है तो टेंजेंट का लाइन होगा, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहां टच कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री का कोण यहां बनाएगा, मतलब ये आर है तो ये भी आर, सब आर, यहां से यहां तक आर, तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो कहेंगे सर 7 - आर। ये मैंने यहां से लेकर यहां तक की बता दिया, 7 - आर। अब यहां से नीचे ड्रा कर दीजिए तो ये हो गया आपका 7 - आर। ये कितना है, ये भी तो आर है तो ये भी आर हो गया, मतलब 7 - आर यहां से यहां तक भी हो गया। अब देखिए ये 7 - आर, ये 7 - आर, और ये कितना हो जाएगा 7 + आर, ये पूरा यहां से यहां तक। तो आपको मिलकर आ गया 7 - आर का स्क्वायर प्लस 7 - आर का स्क्वायर बराबर 7 + आर का स्क्वायर। कर लीजिए 49, और कितना आ गया प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 दो बार आएगा। ध्यान दीजिएगा मैं लिख नहीं रहा हूं उधर, इसलिए क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, दो बार आएगा। तो देखिए 49 है, किसका 49 के साथ ये काट दिया मैंने, आर स्क्वायर के साथ ये काट दिया, और इसका जो -14 आ रहा है इसके साथ रख दिया। क्लियर। अब ये -14 इधर आ जाएगा तो आपको मिलकर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 42 आर प्लस 49, और ये हो गया आपका 0। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आपको आर निकल कर आ जाएगा। कितना हो गया -b प्लस -b स्क्वायर 42 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। कैसे सोल्व करेंगे, आपको 42 का स्क्वायर नहीं करना है, मेरे से पढ़ना तो आपको ये नहीं करना कि 42 का स्क्वायर करने गए 49 को 4 से गुना करने गए। आप देखिए ये 7 × 6 होता है, 7 × 6, 7 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, इसमें भी 49, इसमें भी 49, तो 7 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो यहाँ बाहर में 7 आ जाएगा, और ये सिर्फ बचेगा 6 का स्क्वायर। अब 36 में से 4 सिर्फ घटाना, ये भी खत्म हो गया, ये दोनों कॉमन निकल के बाहर चला गया। 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 बच गया। 32 को जब करेंगे तो 16 × 2 लिखेंगे तो 16 निकाल दीजिए बाहर, यहाँ 2 बच गया, 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 बचेगा, 2 से काट दीजिए 21, 2 से काट दीजिए 2, आपके पास जो आंसर आया 21 प्लस माइनस कितना आ गया 14√2, बस इतना ही बचा, 2 से कट गया। अब देखिए इसमें बड़े वाले का रेडियस 7 है, 21 को में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 7 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, 7 से बड़ा रेडियस इसका नहीं हो सकता, आप देख भी रहे होंगे ये, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये सवाल देखिए डॉट क्वेश्चन जिनका भी होता है उनको तो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिनका डॉट क्वेश्चन है आप भी देखिए, क्योंकि कल आप इसी डॉट को फिर से पूछेंगे, इस बात का याद रहे। एक क्राइटेरिया होता है, एक फेज होता है, जैसे कि आप सीजीएल में कई फॉर्म भर रहे हैं, जनरली इसमें सीजीएल के बच्चे ही ग्रुप में हैं। सीजीएल में क्या होता है, प्री में आप 25 क्वेश्चन देखिएगा, 25 क्वेश्चन आप पूछता है, आप कितना बनाकर आते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। जनरली आप 12 से 17 क्वेश्चन आप आराम से बना लेते होंगे, किन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। लड़ाई होती है 17 के बाद शुरू, 15 के बाद शुरू होती है लड़ाई, मतलब जो 17 से 20 तक का एस्टिमेट है, यहां पे आपको मेहनत करना पड़ता है। तो इसका मतलब है इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सबको दिक्कत हो रहे होंगे, और जो इस टाइप को फेज को निकल चुके हैं उनको लड़ाई होती है फिर 20 से लेकर 23 तक की। 12 से 17 क्वेश्चन जो बहुत कम पढ़े हैं, टाइम पास किए, उनका भी बन जाता है। जो थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं उनके लिए आपको 17 से 20 तक पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जो बहुत मेहनत किए वो 20 प्लस होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपका क्वेश्चन आप किस कैटेगरी में, अगर इस कैटेगरी में है तो सारा डाउट आपके लिए इस कैटेगरी से, डाउट जनरली इस कैटेगरी से और इस कैटेगरी से आता है, इसके ऊपर की कैटेगरी से आता है। मैंने 25 को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 25 वाले होते हैं वो लड़के जो वाकई पढ़ते हैं, मेहनत उनका करने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है, तो उस कैटेगरी को मैंने छोड़ दिया। तो आप देख लीजिए 12 से 17 जो होता है, 12, 15 के आसपास के जो क्वेश्चन सही करने वाले हैं उसमें बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास आता है। हमारे पास आता है क्वेश्चन जो एक 10 लास्ट का 10 क्वेश्चन जो होता है 25 में से, उस क्वेश्चन से हमारे पास आता है क्वेश्चन, तो आप सबके तरफ से आता है। करेक्ट। एन आर्क लेंथ ऑफ 16 पाई यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 240 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल है,
कोई आर्क है जिसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ है और 240 डिग्री बना रहा है। अब ये मत कहिएगा सर ये आपका एंगल 240 नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। आप इसको ऐसे बनाइएगा, ऊपर की जगह ऊपर से बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है, सब एक ही बात है। ये जो आर्क लेंथ का होता है, मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, आप कॉन्सेप्ट शायद नहीं देख पाए हैं, ध्यान से नहीं समझ पाए हैं, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। पूरे एंगल जो बनता है किसी सर्कल पे वो कितना डिग्री का बनता है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री। और 360 डिग्री के लिए जब आर्क लेंथ आपसे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर आर्क लेंथ तो फिर पूरा हो जाएगा, ये परिधि के बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और उसका वैल्यू होता है 2πr। क्लियर है यहां तक? तो अब बताइए 360 डिग्री के लिए 2πr अगर होता है सरकमफ्रेंस, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2πr बटा 360। और आपसे मैं बोलूंगा अगर कोई भी थीटा डिग्री की बात कर दिया तो आप कहेंगे सर थीटा डिग्री के लिए फिर थीटा बटा 360 गुना हो जाएगा इसमें, और 2πr। थोड़ा सा लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसे कर दिया हूं मैं। तो ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको, देखना एंगल कितना पार्ट है। एंगल जो देखिए 240 है, पूरे एंगल का कितना हिस्सा है, तो जितना है उतना बटा 360 और उसके उसी के अनुसार से गुना कर देना परिधि को, आपको मिल जाएगा कितना हिस्सा है। ये फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर एंगल रेडियन में रहता है, तब क्या करेंगे? तो रेडियन में जब रहता है तो आप देखिए टोटल एंगल कितना होता है रेडियन में? 2π, जिसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2πr। 2π से 2π कटा, एक रेडियन में कितना ये आपको परिधि मिलेगा, ये आर्क लेंथ मिलेगा, तो कहेंगे सर r। और अगर एंगल थीटा रहा तो कहेंगे सर थीटा गुना आर, तो यही आपका आर्क लेंथ हो जाएगा। मतलब अगर एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ है तो आर्क लेंथ क्या होता? थीटा इंटू आर या फिर आर इंटू थीटा। और अगर डिग्री में दिया हुआ है तो थीटा बटा 360 गुना 2πr। अब आप बताइए यहां पे आर्क लेंथ पूछेंगे तो आप कहेंगे सर एंगल तो 240 है, मैं कहूंगा एंगल को पूरे एंगल से भागा दीजिए, इतना ही हिस्सा आर्क लेंथ बना होगा, क्योंकि 360 पे तो पूरा बनता है, तो पूरे का इतना ही हिस्सा बना है, पूरे का इतना ही हिस्सा बना है। बस इसी को सोल्व कर लेना है। देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और अच्छा इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 16π दिया हुआ। आर्क लेंथ कितना बना है? 16π। काटिए यहां से, तो आप देखिए कैसे कट रहा है, तो पाई से पाई कट गया, ये 2 और 2 4 मिल गया, 4 इधर से कट गया, 4 मरतबे, और आर की जो वैल्यू है इधर से 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12। अब यूनिट देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया, यूनिट में दिया हुआ है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12 यूनिट का। क्लियर है? आप एक बार फिर से सर्कल का जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, जहां फर्स्ट क्लास में सर्कल की चीजें बताई थी मैंने, आप उसको फिर से देखिएगा। करा कोड AC एंड BD ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। देखिएगा एक सर्कल है, उसके कोड के बारे में बोल रहा है। कौन सा कोड? AC एंड BD, और कुछ नहीं बोला। AC ले लीजिए, यहां A है आपका, ये C है, राइट एंगल पे है, तो BD ले लीजिए, B और D, कहीं भी आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है सेंटर O है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, इस पॉइंट का नाम E दिया है, इसका नाम कहा है O है। बोल रहा है OAB 25 डिग्री है। O कहाँ है? OAB। चलिए B को इधर कर दे रहे हैं ताकि आपको एंगल दिक्कत ना हो। O हो गया A और ये B, आपको ये दिया हुआ है 25 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ EBC, EBC आपको ये वैल्यू बतानी है, EBC। क्लियर? समझ में आ रही है यहां तक बात? आप ध्यान से मुझे बताइए, क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? कुछ हिंट मिल रहा है यहां से? ये जो आर्क है 25 है, देखिएगा ये जो है ये 25 डिग्री है। O से A जो एंगल है और B से एंगल है, मतलब A पर जो एंगल है ये 25 है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी तो रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, वो ये तो भी रेडियस। इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भी आपका हो जाएगा 25। ये बातें समझ में आई कि नहीं? अगर ये 25 है, ये 25 है, तो आप ये एंगल नहीं निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं? मैं ये एंगल इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये एंगल AB का आर्क का एंगल है। AB जो कोड है या आर्क कहिए, ये एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, अगर हमें ये पता चल गया तो हम ये पता कर लेंगे कि सर्कल पे कितना बना रहा होगा। और देखिए यही आर्क सर्कल पे देखिए कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, तो यहाँ कितना एंगल बना दिएगा? 50 हो गया तो 130, तो सर्कल पे इसका आधा बनाता है, मतलब 65 डिग्री। अब आप बताइए 90 डिग्री पे दोनों काट रहा था, ये 65 है तो कितना हो गया? 25 डिग्री। यही आपसे सवाल पूछ रहा था। क्लियर? डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी, मुझे भी हो रही है, कभी कभार इरिटेशन हो जाता है इस डिस्टर्बेंस से, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर्कल था कि नहीं सवाल में? 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट P। अच्छा हाँ है,
देखिए क्वेश्चन तो आपका उधर आएगा, मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन कहाँ आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन स्क्रीन पे, मेरे क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास बगल में कंप्यूटर पे रखा हुआ है, मुझे वहाँ से देखकर काम चलाना पड़ता है। अब कंप्यूटर लेकर तो बैठ नहीं सकता हूँ आपके सामने। तो कह रहा है टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। पी पे टच कर रहा है और क्यू आर इसका कॉमन टेंजेंट है, ये क्यू मान लेते हैं और ये आर मान लेते हैं और ये पी पे टच कर रहा है। चलिए ठीक, क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये सवाल गलत है, लेकिन ये आपका, इस पे मैं बहुत बार आपको समझाया हूं, आप बार बार भूल जा रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, आपसे कौन सा एंगल पूछा है? क्यू पी आर, यही एंगल पूछ रहा है ना? हाँ, आप मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन रखिए और सवाल बनाने पे फोकस मत कीजिए, सवाल समझने पे फोकस कीजिए। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप बना लेंगे, आपके सामने सारा कॉन्सेप्ट है, बुक्स है, नोट्स है, सब कुछ आप लेकर बैठे हैं। सवाल सीखिए कैसे। देखिए क्या है इसमें, अगर मैं यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रा करता हूँ तो इसको कहीं पे काटेगा, तो आप कहेंगे हाँ सर, इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपका मन है। आप मुझे बताइए, अब देखिए आप टी पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रा किया गया है टी आर, एक दूसरा टेंजेंट आपको दिख रहा है, तो कहेंगे हाँ सर टी पी। कौन से सर्कल पे? इस सर्कल पे। तो टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, मैंने बताया था किसी भी सर्कल पे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये दोनों टेंजेंट बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर वाले पे। इधर वाले में अगर आप बात करेंगे तो इधर वाले में देखिए क्या हो रहा है चीज, तो आप कहेंगे सर इधर वाले में टी से इस सर्कल पे अगर बात करें तो एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर। और मैंने कितनी बार बताया आपको कि जब भी कभी ऐसा आपको चीज मिले कि कोई भी एक ट्रायंगल दिख जाए, कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल दिख जाए, ये तीन भुजा अगर बराबर मिल गया तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। आप इसको उलटिए, देखिए आपको यही चीज दिया हुआ है कि नहीं है। और कुछ जो बच्चे नहीं जानते इसको, उनको लिए बता देता हूं। मान लीजिए ये एक एंगल अल्फा है, देखिएगा ये एंगल अल्फा है, तो देखिए इस ट्रायंगल को देखिए टी आर पी को, तो इस ट्रायंगल में ये भी एंगल अल्फा होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है ना बराबर। तो आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से सामने वाली बराबर भुजा के सामने वाली कोण भी बराबर होगा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। मैंने बोल दिया ये बीटा है, तो आप कहेंगे सर तब तो फिर इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी एंगल बीटा होगा। बिल्कुल होगा। अब आप बताइए इस ट्रायंगल में टी क्यू पी, इसका ये बाह्य कोण है, तो ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये 2 बीटा हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये आर पी टी का ये एक्सटर्नल एंगल है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कोण कितना है? तो कहेंगे सर 180 डिग्री। अगर टोटल 180 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और देखिए यही तो अल्फा प्लस बीटा मैंने लिया था। बात पकड़ में आती है तो हाँ बोलिए, और हमें भी बताइए कि हाँ पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है, आपको फायदा होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कुछ पेड वूड क्लास में चलता है यहाँ क्या? देखिए भैया ऐसा है कि मैं पेड क्लास नहीं चलाता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ। अगर कोई मेरे नाम पे आपसे पैसे ले रहे हैं तो वो गलत है। मेरे सारे क्लासेस फ्री होते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, डॉट्स ग्रुप है, वो मैथ्स के डॉट्स तो सोल्व करता हूँ, आपकी कुछ क्वेरी भी है वो भी सॉर्ट आउट होती है। ऐसा नहीं कि मतलब ज्वाइन कीजिए क्वेश्चन पोस्ट कीजिए आंसर मिलेगा, नहीं। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मन में ख्याल फुलाव आ रहे हैं, जो आपके मतलब शक हो रहे हैं, सब बात कीजिए हमसे, हम बताएंगे आपको। हमारे यहाँ सारे क्लास फ्री चलते हैं, कोई क्लास के लिए आपको किसी को पेड नहीं करना है, पैसा 1 भी रुपया नहीं। करा एन आर्क ऑफ 30 डिग्री वन सर्कल इज डबल एन आर्क इन सेकेंड सर्कल। एन आर्क ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एक आर्क बनाने बोल रहा है 30 डिग्री का एक आर्क है, आर्क इसको बोलते हैं। इज डबल एन आर्क इन सेकेंड सर्कल, कोई एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, इससे डबल है ये मतलब 2 आर्क है, तब ये आर्क कितना होगा? 1 होगा। रेशियो में लिया हूं मैं। इसके बाद बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ विच इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट। इसके रेडियस से इसका रेडियस 3 गुना है, मतलब इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस 3 है। ध्यान रखना ये दोनों एक रेशियो में है, ये दोनों एक रेशियो में है। आप चाहें तो यहाँ x और यहाँ x लगा दें, आप चाहें तो यहाँ y और y लगा दें, लेकिन दोनों में x नहीं लगेगा। हो सकता है ये 2 और 1 ही हो, और ये हो सकता है 6 और 2 हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेशियो में इसका रेशियो इसके साथ है और इसका रेशियो इसके साथ है। वर्क कम हो, स्टेप कम हो, इसलिए एक्स वाई थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जहां काम जरूरत नहीं वहां नहीं लेते हैं। फिर बोला द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेकंड सर्कल,
एट इट्स सेंटर, इसके द्वारा ये एंगल कितना होगा ये निकालना आपको। अब इसमें आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आर्क लेंथ होता है वो थीटा इंटू आर होता है, कब, जब एंगल क्या होता है, रेडियन में होता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि एंगल को ही आप पता कर लीजिए क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई बटा 6। 180 को कितना से भाग करेंगे कि 30 बन जाए, देखिएगा 180 को कितना से भाग करेंगे कि 30 बच जाए, तो आपको पता चलेगा सर 6 से, इसका मतलब पाई बटा 6 हो जाएगा इसका ये। और अगर इस तरीके से आपको नहीं कन्वर्ट करने आता है तो आप याद कर लीजिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। आपको 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बटा 180, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बटा 180 गुना 30। क्लियर? आपको 180 से तुलना करना है, 180 का कौन सा हिस्सा है, तो कहेंगे सर छठा हिस्सा है 30 डिग्री, तो 180 मतलब पाई, तो पाई का ये छठा हिस्सा होगा। अब बताइए इसके अनुसार देखिएगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इसमें भी तो एल का वैल्यू जो होगा थीटा इंटू आर होगा, और इसमें भी एल का वैल्यू थीटा इंटू आर होगा। इसमें एल कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर 2 यूनिट बराबर, थीटा कितना है, तो कहेंगे सर पाई बटा 6, आर कितना है 1, इसमें एल कितना है 1, थीटा कितना है, थीटा निकालना है हमें, आर कितना है 3। दोनों को डिवाइड अगर कर देते हैं, आप सोचिएगा सर यहाँ तो ये ऐसे हो गया, याद रखना है ये यूनिट है, ये यूनिट है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, दोनों सेम नहीं है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि 2 और 1 सेम रेशियो का चीज़ है, अगर 2 के साथ x होगा तो 1 के साथ भी x होगा। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 का x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो 1 बराबर थीटा इंटू 3। देखिए अब इसको जब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2, इधर से आपको 2 मिल गया, इधर से पाई बटा कितना आ गया 6, और नीचे में 3 है, और थीटा भी 1 है, हो गया। अब देखिए थीटा को आप इधर लेके चले आइए, तो थीटा बराबर पाई बटा 2 को इधर लेके चले जाइए, तो 6 दूनी 12 दूना 24, और पाई कितना होता है 180, 180 बटा 24 कितना होता है आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 4 24, 36 हो गया ना, सॉरी 6 3 18 दूनी 36, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका 36 आ गया। डिग्री में लेना है तो डिग्री में लाना है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री 36, और ये 5 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा, आप लोग नहीं कुछ बोलते। आपको पता है मैं जब शूट करता हूँ क्लास तो मेरे साथ कोई नहीं होता है, मतलब अकेले मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं बोला यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आप ही की तरफ से जवाब देता हूँ, हाँ नहीं हाँ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। कल क्वेश्चन जो है ये 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है इन ए सर्कल 2 आर्क्स ऑफ एन इक्वल लेंथ सबटेंड्स एंगल इन द रेशियो 5:3 इफ द स्मॉलर एंगल इज 45 डिग्री। अब ये सवाल बच्चा वाला सवाल हो गया फिर, मतलब कह रहा है एक सर्कल है जिसमें 2 अनइक्वल आर्क है। चलिए एक आर्क यहाँ बना लिया, आपका मन है ऐसे बनाने का, तो 2 आर्क हो गया, एक ये एक ये। आपका मन है नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इधर से अलग से बना लेंगे आर्क, आप कैसे भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। बोल रहा है इसका जो लेंथ है ये 5 है, जबकि इसका लेंथ है जो 3 है, सवाल के अनुसार। फिर बोल रहा है कि द स्मॉलर एंगल इज 45। आप बताइए स्मॉलर एंगल कौन होगा, जिसका आर्क लेंथ बड़ा होगा कि जिसका आर्क लेंथ छोटा होगा? तो कहेंगे सर छोटा एंगल तो छोटा आर्क, छोटा आर्क तो छोटा एंगल। आप बताइए, अभी बताया था मैं आर्क लेंथ जो होता है थीटा इंटू आर होता है, मतलब अगर एल की बात करूं आपसे तो एल बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, एल घटाएंगे तो थीटा घटेगा। आर क्यों नहीं कुछ होगा, क्योंकि एक ही सर्कल की बात है, तो आर हमारा कांस्टेंट है। मतलब एंगल थीटा में जो है वो रेडियन में हो या डिग्री में हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो आप कहेंगे सर आर्क लेंथ के और एंगल के, ये दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 3 आर्क लेंथ बन रहा है, जब एंगल कितना है 45, तो 1 आर्क लेंथ बनेगा तो एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 15 डिग्री। तो 5 आर्क लेंथ बनेगा तो एंगल कितना होना चाहिए? तो 15 × 5 = 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। करा कोड PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रेडियस OA ऑफ सर्कल विद सेंटर O। कोड PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रेडियस OA। एक रेडियस OA बना लेते हैं। चलिए O सेंटर हो गया, A हो गया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ। आप ध्यान दीजिए ये क्या बोल रहा है, सवाल समझिएगा। आप सवाल में मिस्टेक क्यों है समझने में।
बोल रहा है जो OA रेडियस है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, PQ, मतलब इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। और आपको पता है अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये जो रेडियस है जब कोई भी कोड में परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो इसको भी बराबर भागों में बांटता है, कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एज ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क PAQ, इस लेंथ की बात बोल रहा है, इस आर्क लेंथ की वैल्यू बता रहा है 2π/3 है, 2π/3 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड PQ, कोड जो PQ है इसका लेंथ, आपको इसकी लंबाई पता करनी है। कैसे बनेगा, आपको मैंने क्या बताया था आप बताइए मुझे, बड़े अच्छे समझिएगा। इस यहां से इसको ज्वाइन अगर हम कर देते हैं, देखिए इसको हम ज्वाइन कर दिए, हमारा रेडियस हो गया, ये आर्क लेंथ है तो इसका वैल्यू होगा θ × r। क्लियर है, समझ रहे हैं बात। दूसरी बात, एक पॉइंट और लीजिएगा, यहां बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए ये जो ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये दोनों भुज आपस में बराबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर, ये मुझे पता है। ये हमारा रेडियस है, आर्क लेंथ होता है θ × r। अगर इसी में से आप थीटा चुराने की कोशिश करेंगे तो चुरा सकते हैं क्या, नहीं तो एक बात और याद रखिए कि आर्क लेंथ जो होता है, यहाँ आर्क लेंथ बोला है ना, मेजर ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, हाँ लेंथ ऑफ आर्क मतलब आर्क लेंथ, यहां से पूरा लेंथ कितना बोला है 2π/3। 2π/3 आप रेडियस को थोड़ी देर के लिए 1 अगर आप मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, इसका मतलब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, अगर रेडियस 1 हो गया तो आर्क लेंथ बराबर थीटा, थीटा कितना होना चाहिए 2π/3। 2π/3 किसको बोलते हैं, 120 डिग्री को बोलते हैं। π/3 मतलब 100, पाई का वैल्यू 180 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, मतलब यहां से यहां पूरा कितना हो गया 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये मत कहिएगा सर ये कैसे 60 डिग्री होगा, देखिए ये जो है बीच में परपेंडिकुलर है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा एंगल आधा आधा, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब मुझे बताइए अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, अच्छा इसमें कुछ और दिया हुआ था क्या, बाइसेक्टर ऑफ द रेडियस नहीं। अब देखिए अगर ये 60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो आप मुझे बताइए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60 वाले ट्रायंगल में रेशियो आपको याद होगा, अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, और ये कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3, याद है 60 के सामने √3। हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, आप इसी को अप्लाई कीजिए। ये मैंने 1 अपने मन से लिया था, ये ध्यान रखना, ये और ये दोनों बराबर है, इसका ये डबल होता है, मतलब अगर इसको 1 हम करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये रेडियस है 1 1 2 होगा ना चाहिए, ये भी 2 कर दिया मैंने, ये 1 है ये 2 है तो ये √3 है, अगर ये √3 है तो ये पूरा कितना हो गया 2√3। आई पकड़ में बात। जितना समय लगता है सिर्फ समझाने में आपको समय लगता है, आपको सवाल को समझने में समय लगता है, सवाल बनाने में समय नहीं लगता है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आया है ये है, करा इन ए सर्कल ए डायमीटर AB एंड ए कोड PQ व्हिच इज नॉट ए डायमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट X परपेंडिकुलरली। बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर है AB जो है इसका एक डायमीटर है, मैंने ये सेंटर मार्क किया है। बोल रहा है इस पे परपेंडिकुलर है कोई एक कोड, इस कोड का नाम दिया है वो PQ, और ये बोल रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट X परपेंडिकुलरली, X पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। आपको दिख रहा है ये AX BX 3 और 2 है। AX देखिए यहां मैं ले रहा हूं, यहां से यहां 3 है और यहां से यहां 2 है, AX और BX। फिर बोल रहा है रेडियस सर्कल का 5 है, सर्कल का रेडियस 5। आप बताइए कि अगर सर्कल का रेडियस 5 यूनिट का है यहां से यहां तक, तो फिर डायमीटर तो 10 होना चाहिए। इसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से टोटल 5 हो रहा है, जबकि टोटल 10 होना चाहिए, मतलब ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 4। तो आपको रेशियो का हिसाब खत्म, आपको पता चल गया ये 4 है और ये 6 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ का लेंथ पूछ रहा है, P और Q का लेंथ। PQ लेंथ तो आपको निकल गया, आप इतना निकाल लीजिए और इसका डबल कर लीजिए। तो आप बताइए ये कितना है, तो कहेंगे सर ये तो रेडियस है 5। आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये कितना, तो कहेंगे सर 1।
ये 1 है तो ये कितना हो गया √24। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर दिया हुआ था। √24 तो टोटल कितना 2√24, √24 से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 4√6। देखिए तो ऑप्शन में है क्या। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। करा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क वोज सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28। सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, तो आप मुझे बताइए रेडियन में कितना होगा। नहीं तो छोड़िए रेडियन मत बताइए, इस पर ऐसे ही बनाइए। आर्क लेंथ आपसे पूछ रहा, आर्क लेंथ यही होता है ना, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2πr। आपसे सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 28, आपको ये दिया हुआ है 28। आपसे आर्क लेंथ पूछ रहा था, आर्क लेंथ निकालिए। क्या दिक्कत है इसमें। अब देखिए 45 है, 45 दूना 90 और ये 8 मरतबे, हिसाब खत्म। पाई को लिखिए 22/7 और देखिए 7 से काट दिए 4 और 4 दूना 8 कट गया और आ गया 22। यूनिट देख लीजिए सेंटीमीटर शायद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर हिसाब किताब करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आने वाला है इसका। सवाल पढ़ लेते एक बार। करा इन द गिवन फिगर CD एंड AB आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। LQ SR के बाद में बोल रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल 5 है, PB PA 2 और 3 है। PB PA मतलब ये 2 है यहाँ से यहाँ तक और ये आपका दिया हुआ है 3 है। ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। ये 2 है ये 3 है, सवाल दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि CN ND 2 3 है। CN ये 2 है और ND यहाँ से यहाँ तक आपका 3 है। आपसे पूछ रहा है SM निकालने के लिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ SM। S और M ये लेंथ आपसे पूछ रहा है। साथ में दिया था रेडियस कितना 5, रेडियस आपका 5 दिया हुआ है। सेंटीमीटर है भैया, कहाँ है। अरे यार मुझे रेडियस नहीं दिख रहा। चलिए 5 सेंटीमीटर है। बन गया कि नहीं से। देखिए बनाते हैं इसको। आप मुझे बताइए रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा। तो कहेंगे सर 10। डायमीटर ये भी है 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 2 है, 5 ही हो रहा है। मतलब दोनों डबल डबल है। ये 4 एक्चुअली में है और ये 6 है। तो आप बताइए ये तो 5 है रेडियस, ये 4 है, तो ये कितना हो गया 1। ये सब खत्म कीजिए, इसकी जरूरत नहीं रही। क्लियर है। ये आपका 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। इधर भी CD डायमीटर है, टोटल 10 होना चाहिए डायमीटर, क्योंकि रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 है, जबकि यहाँ से कितना यूनिट हो रहा है 5 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपका 4 हो गया और ये हो गया 6। ये 6 यहाँ से लेकर N से लेकर D है, जबकि ये आपका 5 है। इसका मतलब ये कितना हो गया 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। बन गया सवाल, नहीं बना। आप मुझे बताइए इसको अगर ज्वाइन हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये रेडियस है 5 हो जाएगा। इसको मैं x मान ले रहा हूं, MS जो निकालना है MS, इसको मैं x मान ले रहा हूं SM को। तो आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल को देखिए, रेड वाले ट्रायंगल, यहाँ पे एक लाइन गुजरा है ऐसे ऐसे। ये 1 है, ये x है, ये पूरा 5 है, ये पूरा 1 है। तो आप कहेंगे सर 5 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। आप यहाँ से आपको x निकालना है, सिर्फ निकाल लेंगे x। 25 माइनस 1 24 का रूट माइनस 1, यही x आएगा ना। तो कितना आ गया 2√6 माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो रेडियस दिया हुआ उसके अनुसार से रेशियो है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के बाद हमें दिखा ये ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये साइड निकालना तो एक ऐसा ट्रायंगल खोजना जिसमें ये साइड मिले हमें। तो ये साइड से डायरेक्ट ट्रायंगल अगर ये मिलाते हैं तो हमें ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये रेडियस पता था तो हमने ये यहाँ से यहाँ मिला दिया। यहाँ से हमें निकाल सकते हैं, इसको x मान लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस x, ये हमें पता है। तो इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और सोल्व करने के बाद हमें x निकल कर आ गया, जो कि SM की वैल्यू थी। ज्योमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है।
कह रहा कंसिडर द सर्कल सोन बिलो हैविंग एंगल्स ए ओ बी एज 135 डिग्री। एक सर्कल है, इसमें कुछ इस तरीके से बातें कही गई है और आपको ये ऐसा ऐसा दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ 135 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये ओ है। फिर बोला एंड द शेडेड पोर्शन इज एक्स पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। एक्स पार्ट है, पूरा जो शेडेड रीजन है एक्स पार्ट है पूरे का। आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आप मुझे बताइए शेडेड पार्ट एरिया में हो, लेंथ में हो, एंगल में हो, कोई फर्क पड़ता? हमें पार्ट पूछ रहा है, कितना हिस्सा पूछ रहा है। तो आप बताइए पूरे एंगल में 135 ही है तो ये भी तो 135। वर्टिकल एंगल आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो अब बन गया, हो गया। ये 135 135 तो 270, टोटल 360, 90 डिग्री बचा हुआ है, इन दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। मतलब पूरे 90 डिग्री का ही साइडेड पार्ट है, जबकि पूरा एंगल कितना होता है? 360। मतलब कितना डिग्री, कितना हिस्सा साइडेड है? 1/4 हिस्सा। आप एरिया निकालने की कोशिश करेंगे अगर इसका, तो एरिया भी निकालिएगा आर लेकर, तो भी आप पूरा एरिया लिखिएगा 2πr, 360 की जगह पे 2πr लिखिएगा, और इसके जगह पे क्या लिखिएगा? जो इसका एरिया आएगा कितना है? 90/360 गुने πr²। अच्छा, इसका एरिया 2πr नहीं πr² लिखाएगा। तो एरिया निकाले कीजिएगा तो भी वही आएगा, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड करता है? आपका एंगल पे डिपेंड करता है। रेडियस तो फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही सर्कल की बात हो रही है। अब एक सवाल जो लास्ट मोमेंट पे मेरे सामने आए थे वो ये हैं, वाह बहुत सारा सवाल आ चुका है। देखिए कहां गया सवाल, ये सवाल देखिए। करेक्ट शॉपकीपर है जो कुछ पेन खरीदता है 60 रुपया में 20 की दर से, मतलब 60 रुपया खर्चा करता है और 20 पेन खरीदता है। ठीक है, यहां पेन है। फिर बोलता है कि उतने ही पेन 40 रुपया में 30 की दर से खरीदता है, 40 रुपया में 30 पेन खरीदता है, उतना ही पेन। एक बात बताइए, यहाँ 20 पेन खरीदा है, यहाँ 30 पेन खरीदा है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। मैंने छोटा इसलिए कर दिया, कैलकुलेशन करने से क्या फायदा है, 0 0 लेकर क्या चलना है। तो पता चल गया 6 पेन यहाँ खरीदा, 6 पेन यहाँ, टोटल 12 पेन खरीदा है। ये ध्यान से देखिएगा, टोटल 12 पेन खरीदा है ये, और खर्चे कितने हो गए? तो कहेंगे सर 6 18, 4 2 8, 18 8। क्लियर है? 26 रुपया में 12 पेन खरीदा ये। आगे बोल रहा है कि बाद में उसको पता चलता है कि वो 60% ही पेन खरीदता, 60% ही पेन खरीदता, मतलब ये जो खरीदा वो 60% ही है। फिर वो क्या करता है कि शेष पेन के लिए यदि उसने सारे पेनों को नहीं, शेष पेन को 75 रुपया में 25 के हिसाब से खरीदा है। मैंने इसको भी हटा दिया, 1 कर दिया और इसको 3 कर दिया, 3 रुपया में 1 पेन खरीदा है। आप मुझे बताइए शेष पेन मतलब 40% पेन, 60% की वैल्यू इतनी, 40% के लिए 6 को यहाँ से देखिए मैंने काट दिया, 2 आया, 4 यहाँ चिपका दूंगा, मतलब 8, मतलब 8 पेन उसने और खरीदा है। तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 पेन की दाम कितनी होगी? 24 रुपये। मतलब 24 रुपया यहाँ उसको खर्चा हुआ, 26 रुपया यहाँ हुआ, टोटल 50 रुपये का वो अपना चूना लगा चुका है। आप देखते जाइएगा पेन कितना खरीदा है। तो आप कहेंगे सर 12 यहाँ खरीदा था और 8 यहाँ, कितना पेन खरीद लिया उसने? 20 पेन, यही 100% पेन है। अब बताइए आपको क्या बोल रहा है? 35 रुपया में 12 की दर से पेन बेच देता है, 35 रुपया में 12 की दर से पेन बेचता है। अब देखिए स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, आपने सब जगह से 0 0 हटाया था, चिपका दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चिपकाने से, वो 0 हटाया था जो, इसलिए 0 मुझे चिपकाना पड़ा, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि 35 रुपया में 12 की दर से पेन बेचता है, 35 रुपया में 12। तो आप बताइए 35 रुपया में अगर 12 बेचेगा तो आप बता दीजिए कि 12 इसने, या तो बताइए 12 कितना में खरीदा है, या फिर बताइए, अच्छा ठीक है 12 कितना में खरीदा ये बताइए, या 200 कितने में बेचेगा ये बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए कि यहां से 2 हटाइए और यहां से 2 हटाइए, एक जो है कितनी हो गई? 2 की वैल्यू 5, आपको 12 की वैल्यू गुना करना है, 6 से गुना कर दीजिए, मतलब 30 रुपये में उसकी जो लागत है 12 पेन की, उस 30 रुपये की लागत वाली 12 पेन को उसने 35 में बेचा है। और अगर 30 को सामान को 35 में बेचा है, मतलब 5 रुपये का उसने फायदा कमाया। क्लियर है? यहां पे आपको पता चला कि 2 रुपये की कीमत, 2 पेन की कीमत 5 रुपये है उसकी खरीद कीमत, उसको 12 पेन बेचना है, 35 में बेचा है, तो 12 पेन की खरीद कीमत आप पता कर लीजिए। आपको ध्यान रखना एक पेन का जो प्रॉफिट होगा
ध्यान रखना है, एक पेन का जो प्रॉफिट होगा रुपया में वो 2 पेन का प्रॉफिट के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक पेन का जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज में वही 2 पेन का भी प्रॉफिट होगा, वही सारे पेन का भी प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना है, परसेंटेज में अगर आप एक पेन पे 10% कमा रहे हैं और सारे पेन आप एक ही इसी रेट से बेच रहे हैं, तो आपको सारे पेन पे भी 10% प्रॉफिट होने वाला, कुछ अलग नहीं होने वाला। रुपया में वैल्यू बदल जाएगा, एक पेन पे 1 रुपया कमा रहे हैं, 10 पेन पे 10 रुपया कमाएंगे, लेकिन एक पेन पे अगर 10% कमा रहे हैं तो 10 पेन पे 10% कमाएंगे। तो आप एक पेन करके भी यहाँ निकाल सकते थे, 12 से 1 भी कर सकते थे इसको। तो जैसे कैलकुलेशन करना, बस इतना ध्यान रखना है, जितना आपने खरीदा है उतना आपको बेचना है, या तो जितना आप बेच रहे हो उतना आप खरीदिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया 30 रुपया लागत है उसकी, 5 रुपया का फायदा है, 6 रुपया की लागत पे 1 रुपया का फायदा है, तो 1 रुपया की लागत पे 1/6 का फायदा होगा, और 100 की लागत पे जो फायदा होता है उसको परसेंटेज बोलते हैं। और इसको काट देंगे तो 16 48 2 50, ये आपका जवाब आ गया। एक बार थोड़ा सा आपसे विदा लेने के पहले एक बार चेक कर लें कोई और क्वेश्चन है क्या। अच्छा, सोल्व करने के लिए तो बोला गया फ्रैक्शन से कर लो, इजी है, क्या है ये। चलिए 2 क्वेश्चन है, डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। समय थोड़ा सा लंबा है, बर्दाश्त कीजिए, साल का आखिरी डॉट क्लास है, थोड़ा सा समय लगेगा। कर एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5 सही 1/2% का क्या करता है, कमीशन लेता है, तथा एक 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2 बोनस देता है। देखिएगा, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% का क्या कमीशन लेता है, और 10,000 से ऊपर की जब बिक्री हो जाती है तो वो 1/2 बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय 2470 हो तो कुल बिक्री पता लगाएं। कुल आय कितना बोल रहा है, 2470। आप मुझे बताइए कि समझिएगा सवाल को, सिर्फ यहां पे बोल रहा है कि 5.5% कमीशन मिलता है। कमीशन की बात किया था ना, हाँ, कमीशन मिलता है, मतलब क्या बात हो रही है ना, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप दुकानदार के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब दुकानदार की तरह, या फिर जो दुकान का मालिक है उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। दुकान वाला आपको बोला कि भैया ऐसा है, तुम ये 10,000 रुपये तक का अगर माल बेच देते हो, 10,000 रुपये तक का माल बेचते हो, तो तुमको हम सिर्फ इतना ही पैसा देंगे। क्लियर है, आपकी आय क्या हो जाएगी, सिर्फ इतना ही। और अगर इतना से ऊपर बेचते हो तो जो भी इतना से ऊपर बेचोगे उस पर 0.5% बोनस देंगे, ज्यादा देंगे, 0.5% और देंगे। आपका ये भैया ऐसा है, और इसके बाद आप कमाकर कितना ले आए हैं, 2440 रुपया आप लेकर चले आए हैं। 2440 रुपया आपकी कुल आय हो जाती है। तो आपको बताना कुल बिक्री क्या की है। आप एक बात बताइए, आप बोले भैया ऐसा है कि ना मुझे जोड़ घटाव ज्यादा आता नहीं है, बस हमको ये सब बोनस वोनस हटाओ, हमें बोनस नहीं चाहिए। तो कि भैया ऐसा है कि देखो 5.5% हमको 10 तक दे रहे हो ना, दे रहे हो 5.5%, बाद में इतना ज्यादा दे रहे हो, मतलब बाद में हमें 6% दे रहे हो। एक काम करो, हमको इस पे भी 6% दे दो, हम 2 घंटा ज्यादा काम कर लेंगे, इस पे भी 6%। इसका मतलब इस पे भी 6% आपसे आप मांग रहे हैं, 10,000 तक भी आप 6% मांग रहे हैं। कितना ज्यादा मांग रहे हैं, 0.5% ज्यादा मांग रहे हैं। आप फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के सवाल में थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो सवाल बड़ा ही आसान होता है। आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ छोटा सा सवाल था। फिर से सुनिएगा, आप 10,000 रुपये की बिक्री करते हैं, आपको 5.5 मिलता है परसेंट। आप 10,000 से ऊपर बिक्री करते हैं, कुल मिला के इसको हटाइए, 6% मिलता है। अगर कुल मिला के पैसा आप लेकर आते हैं 2470 रुपये, इसका मतलब 10,000 तक आपको 5.5% मिला, उसके बाद वाले पे 6% मिला है ना। पूरा को जोड़ेंगे आपको इतना रुपया हो जाएगा। एक आप क्वेश्चन निकाल कर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए। अगर इस पर भी आपको 0.5% हम दे देते हैं, और मेरी मर्जी है, तब आपको जितना भी आप बेच रहे हैं सब पे 6% आपको मिल रहा है। तो इस पे भी 0.5% दे देंगे 10,000 तक पे भी। इसका मतलब 10,000 का जब 0.5% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर 500 रुपया। इसका 0.5% मतलब कितना हो गया, 1/200। 2 से 2, अच्छा 50 रुपया मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा, 50 रुपया। इसका मतलब 50 रुपया आपको और मिलना चाहिए था। कब, जब आपको पहले भी 6%, अभी भी 6%, मतलब ये जो जितना भी आपने बेचा है उसका 6% की वैल्यू आपको ये है, क्योंकि 6% ही आपको मिला, ज्यादा तो मिला नहीं है। तो आपको यही सवाल पूछ रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी, इसलिए इतना समझा रहा था। आगे सवाल समझ में, देखिए निकालिए इसको, कितना आ गया, 7 5 12 2 5 2 0 आ गया ना, 6% की वैल्यू। तो 1 से भागा दे देंगे, 6 4 24, 6 2 12 0,
और 2 जीरो यहाँ लगा दें, 42,000। देखिए ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है। एक सवाल और है इसी तरह का। आज तो आप कहेंगे सर आज अंतिम दिन रुला दिए हैं हमें, इतना लंबा डॉट क्लास बनता है क्या, क्या करें भैया। देखिए कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% थी। 1/6 इसको बोलते हैं, 16 48 2 50, 50/3% को नीचे लाएंगे 100 लिखकर, 50 को 100 से काटेंगे, 2 कटेगा तो 1/6 आएगा। सही है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष इतना बढ़ जाती है, मतलब पहले साल 6 से 7 हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 6 से 7, जितना भी रहा होगा उसका 7/6 हो गया होगा। अब तो बात क्लियर है। बोल रहा था दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घट जाती है। 37 सही 1/2% मतलब कितना हो गया? तो कहेंगे 75/200, 25 75, 25 200, 3/8 घट जाती है, मतलब 8 में 3 घट जाता है। 8 में 3 घट जाता है, कितना हो जाता है? तो कहेंगे सर 5/8। जो भी पहले था उसके बाद ये हुआ है, दूसरे साल की कहानी है ये। तीसरा साल 57 सही, देखते जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। 57 से 1/7 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 49, 9 7 5 35 और 9 कितना हो गया भैया? हमको जितना आता नहीं है। वाह, 7 7 49, 9 1 0, 4 7 5 35, 4 आ गया ना, 4/7 आएगा ना। देखिएगा थोड़ा सा, मैं रटता नहीं हूँ थोड़ा सा, इसलिए मुझे गुना भागा करना पड़ जाता है। तो आपको क्या निकल कर आ गया? ये क्या बोल रहा है लास्ट में? इतना बढ़ जाता, मतलब 4 में 7 बढ़ जा रहा, मतलब कितना हो जा रहा है? 11 था, कितना? 7। लगातार साल की बात हो रही है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी थी। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी जनसंख्या है? नीचे वाली अब वाली है। ये कौन सी है? बाद वाली है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, अब वाली इतनी है। अब मतलब अच्छा, अब बात तो एक हो गया, ये पहले वाली है, बढ़ने के बाद वाली है, 3 साल के पहले वाली है, 3 साल के बाद वाली। मैंने हमेशा पुराना को नीचे लिखा, नया वैल्यू को ऊपर लिखा, मतलब नया बदलते गया साल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले x था तो x था, उसका 7/6 बढ़ के हो गया, फिर घट के 5/8 हो गया, फिर घट बढ़ के 11/7 हो गया और बराबर इतना हो गया, क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि बाद में कितना हो गया है, तो इतना हो जाता है। तो आपको बतानी क्या है? लो भैया, इसमें तो क्या बताना मुझे पता नहीं है। अच्छा तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है। वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो आप जल्दी से गुना कीजिए मुझे। भैया ये तो कटा, 7 से 7 कटा 55, 8 6 48 बटे 55, 55 थी, 8 थी, 24, 4 थी, 12 14। कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था? थोड़ा सा देखिएगा आप गुना करके, कैसे मैं मिस्टेक कर दिया था मुझे पता नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जनसंख्या शुरुआत वाली हो गई। देखिएगा ये मैं जो लिखता हूँ अभी, कभी भी ये जो बोलते हैं सक्सेसिव का चीज़ है, कभी भी जब स्टार्टिंग में वैल्यू कुछ रही हो, उसके बाद कुछ वैल्यू बदल रही हो, तो बदली हुई वैल्यू या नया वैल्यू बटा पुराना, देखिएगा पहली बार का या पहले साल का हो, जनसंख्या में रहेगा तो पहले साल, पहले महीना, अगली बार फिर से नया बटा पुराना, ये करते जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नया बटा पुराना मिलेगा। फाइनल का जो आखिरी का होगा वही नया होगा, और जहां सब चलेंगे वो पुराना होगा, वो नया बटा पुराना मिलेगा। सक्सेसिव का चीज है। तो चलिए यहां पे मुझे क्लोज करना है, और जाते जाते आपको नए साल की ढेर सारी बधाई। आप अच्छे से पढ़ें, नए साल में कुछ रिजल्ट लेकर आइए, सीजीएल का रिजल्ट क्रैक कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि सीजीएल का फॉर्म आ गया है। मई में एग्जाम होने वाले हैं, मई जून में, तो आप तैयारी में लगिए। 5 महीना का समय नहीं, 4 महीना का समय लीजिए। 4 महीना सफिशिएंट है अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो भी, लेकिन पढ़ाई करनी होगी आपको। ये नहीं कि बीच में होली आएगा तो सर होली मनाएंगे और उसके बाद फिर ये आएगा तो ये मनाएंगे, ये सब नहीं। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू।